Hello students, good morning all of you. Now start your chemistry lecture. Okay. यहाँ एनिमेशन है कि हम देखेंगे. ओके देखना यहाँ पर एनिमेशन देखो एटम्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ये जितने भी एटम्स हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं. ये पूरा जितना भी यूनिवर्स है वो एक एटम जुड़ के बने हुए हैं. तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं. तो यहाँ पर ये बताया है कैसे शेयर हो रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स दो के बीच में शेयर हो रहे हैं. केमिकल बॉन्डिंग का मेनली दो टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है. एक होता है आयनिक बॉन्ड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन होते हैं, और एक में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं. देखो कैसे इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए, दोनों एक दूसरे से जुड़ गया है. वो उसका इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, वो उसका इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है. अब देखो आयनिक बॉन्ड में कैसे लॉस होगा. देखो आउटर सेल में 1 मिनट यहाँ ध्यान देना, एक में Na प्लस है, एक में Cl माइनस है. देखना कैसे इलेक्ट्रॉन्स लॉस होकर उसके पास जाएगा. ध्यान देना इसमें. बैक साइड देखो कैसे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, यहाँ इसके आउटर सेल में, इसके आउटर सेल में ये Na है और ये Cl है. ये पर्पल वाला Na है और ये येलो वाला Cl है. देखो इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा है ना, और ये Cl है, येलो वाला Cl है. तो Cl के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और Na प्लस के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन. देखो ना लॉस हो गया, कैसे उसके पास जाएगा. देखो लॉस हो गया है, चला गया उसके पास इलेक्ट्रॉन. फिर से देख लो, फिर बैक साइड लिया. देखना यहाँ से, देखना एक NaCl कैसे बनाएगा. देखो लॉस कैसे लॉस होगा Na प्लस वाला. ध्यान से देखना कैसे जंप करके, देखो गया जंप करके वहां उसका ऑक्टेट कंप्लीट किया उसने. कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का. देखो कैसे उसके पास चला गया. प्लस आ गया, इसमें माइनस आ गया. देखो ये कैसे लॉस होके जाएगा. देखो लॉस होकर उसके पास चला गया, बॉन्ड बना. अब नोबेल गैस उसके पास, दोनों के पास कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस, ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो गया है. ये क्लोरीन है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, और ये सोडियम है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है. देखो यहाँ पर गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है. Mg के बारे में बोल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ. अब देखो NaCl में फिर से बता रहा है कैसे एक सोडियम लॉस हो रहा है. देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है आउटर सेल में. तो क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. It has 1 electron short of a stable noble gas structure. If it could gain an electron, it too would become more stable. Thus, the sodium atom donates its valence electron. सोडियम एटम डोनेट कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन और इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. और लॉस करने के बाद इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब देखो क्लोरीन एटम उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया. अब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो लॉस हुआ कैसे, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बन गया. देखो कैसे ये बॉन्ड बन, ये कोवैलेंट है, आयनिक नहीं है. आयनिक खत्म हो गया, कोवैलेंट में शेयरिंग हो रहा है. देखो कैसे शेयरिंग में आ रहा है. इसका इलेक्ट्रॉन वो यूज कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन ये यूज कर, ओवरलैपिंग हुआ है. यहाँ पे आयनिक में ओवरलैप नहीं होता है, इसमें ओवरलैपिंग होता है. कोवैलेंट में एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं. रेडियस में बताया था मैं तुम लोगों को. तो कैसे ओवरलैप हो गया है, एक दूसरे के ऊपर आ गया है. तो इसके ऑर्बिटल्स जो है, ऑर्बिट ओवरलैप होते हैं. देखो ये कोवैलेंट में ओवरलैप हुआ है. कैसे शेयरिंग हो गया है. In the process, both chlorine atoms attain the outer shell octet of
देखो कैसे ये शेयरिंग है, कोवैलेंट के बारे में बता रहा है। अब फिर दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया है, Such structures are referred to as Lewis तो dot कैसे बॉन्ड बना हुआ, structures. ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। Atoms are joined by a single covalent bond. ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। A single covalent bond is formed when one pair of electrons are shared between two atoms. It is depicted by a single line between the two atoms. A double bond is formed तो कैसे डबल बॉन्ड बनेगा, share two pairs of electrons with CO2 बन रहा है। it is depicted by two horizontal lines between two atoms in a molecule. This type ये एनिमेशन is much अभी और है, stronger than single bond. तो एनिमेशन कोवैलेंट वाला लास्ट में दिखाऊंगा मैं बाद में, बरोबर है। तो कोवैलेंट में क्या होता है, जैसे क्लोरीन है Cl2, कोवैलेंट में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 8 और यहाँ 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन से क्या करता है, शेयरिंग करता है, ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं। मैं तुम लोग को बताया था आयनिक में जब रेडियस पढ़ा रहा था तब कि कोवैलेंट में ओवरलैपिंग होता है, एक दूसरे के ऊपर ही आ जाते हैं, बरोबर है क्या, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, ये शेयरिंग में चला जाता है। और यहाँ पर जो होता है आयनिक में वो कंप्लीट लॉस होता है और कंप्लीट गेन होता है, इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। अब हमने आपको बताया था आयनिक बॉन्ड कैसे बनाया जाता है, लॉस ऑफ गेन करके आयनिक बॉन्ड। फिर हमने आपको बताया था आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हमने बताया था आयनिक बॉन्ड का फॉर्मूला बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए आपको बोला था। तीसरा आयनिक बॉन्ड का हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाया था कि ये डायरेक्शनल नहीं होता, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, सोलुबिलिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वही चीज हम देख रहे थे 1 by 1, ठीक है। अब हम इसमें आगे पढ़ाए थे आपको हाइड्रेशन एनर्जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं हाइड्रेशन एनर्जी, हमने पढ़ाया था हाइड्रेटेड रेडियस, हमने पढ़ाया था आपको कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। 7th हमने पढ़ाया था आपको मोबिलिटी, पहले मोबिलिटी आएगा तब कंडक्टिविटी आएगा। तो यहां ध्यान देना आप, एक आयनिक बॉन्ड के रिगार्डिंग हम इतने चीजें आपको सिखाया था, आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड में फॉर्मूला बनाना, आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज में आपको मैं बहुत चीज सिखाया था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलुबिलिटी, मतलब प्रॉपर्टीज बताया था। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड रेडियस, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, रिड्यूसिंग एजेंट, लैटिस एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, इतना चीजें मैं आपको अभी तक बताया हूं और ये सारे चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है और एक ही कंसेप्ट है, एक चीजें जानना है उससे सब चीज रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें एग्जांपल्स एक दे रहा हूं जिससे सारा चीजें आपको वैसा ही सोचना है जैसा मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड मोस्टली एग्जाम्पल्स में मैंने बताया था आयनिक बॉन्ड कैसे बनता हो तो बता ही दिया था, एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताया था। अब एक सिंपल से एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, LiCl, NaCl, KCl या चल NaCl, NaCl, KCl, RbCl और CHCl, ठीक है। ये हमने आयनिक बॉन्ड बना दिया, ये कंप्लीट लॉस हुआ है और ये गेन हुआ है, कंप्लीट लॉस हुआ है, गेन हुआ है। अभी अभी मैं एक एनिमेशन दिखाया आपको कि उस एनिमेशन में कैसे लॉस हो रहा है और कैसे गेन हो रहा है, उसके बाद इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड दिखाया गया है। अब जहां तक बात करें स्ट्रेंथ का कि आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा है या कंडीशन के बारे में बात करें, एग्जाम्पल के साथ साथ अगर हम कंडीशन के बारे में बात करें तो एक ही कंडीशन आप याद रखना, जो जल्दी जितना लॉस करेगा उतना ही वो अच्छा आयनिक बनाएगा। अच्छा, लॉस करने के बाद तो क्या गेन करने के बारे में बात नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, जितना जल्दी वो गेन करे, यानी इजी टू लॉस अगर ये अलग अलग रहा तो, और इजी टू गेन, यही हमारा कंसेप्ट लेके चलेगा हर जगह
ये सिंपल सा समझने के लिए बताया मैंने कि आसानी से जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे। अब यहाँ क्लोरीन कॉमन है तो गेन करने के बारे में तो सब एक ही जैसा गेन करेगा ना। अभी अभी अगर मान लो गेन करने की बारी आई तो सब क्लोरीन एक जैसा गेन करेगा, लॉस करने की बारी आएगी तो जल्दी से लॉस ये कर लेगा। तो इजी टू लॉस और इजी टू गेन, उसमें आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो इसमें आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। और कैसा भी आयनिक रहने दो, कैसा भी आयनिक रहने दो, अगर ये कॉमन है तो CS आंसर आएगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल में जाएंगे तो बेरियम आंसर आएगा। टॉप टू बॉटम आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा अगर एनायन कॉमन हुआ तो। और ऐसे भी हम इसी को फिर से फजांस में भी पढ़ेंगे, बट ऐसे नॉर्मली अगर हम बातें करें तो टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है या आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो इसमें आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। या ऐसे भी सोच सकते हो कि नॉन मेटल एसिडिक होता है तो उसमें कोवैलेंट होता है। ये मेटल है, बराबर है क्या? तो मेटल है इसलिए ये ज्यादा इसमें आयनिक होगा, मेटल में ज्यादा आयनिक होते हैं। तो टॉप टू बॉटम आयनिक बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला आपको मैं सल्फेट का, नाइट्रेट का, बाइकार्बोनेट का, सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जोड़ देना है फॉर्मूला को, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने आपको आता है। या कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर x का दे दिया जाए कॉन्फ़िगरेशन, y का कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए। आप आउटर सेल पहचान लोगे, कितना लॉस करेगा कितना गेन करेगा पहचान लोगे, चार्ज लगा दोगे, जिससे +2 हो गया -3 हो गया। अब बॉन्ड बना, दोनों के बीच में फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3y2, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। तो पहले आप ये इस चीज को डिसाइड करोगे कि अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना लॉस करेगा। जितना लॉस करेगा उतना चार्ज आएगा इसके ऊपर, जितना लॉस करेगा उतना चार्ज आएगा। जैसे एक एग्जांपल्स ले लेते हैं सिंपल सा 1s2 2s2 2p6 3s2। इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल आपको पहचानने के लिए मैं बता दिया हूं। और 1s2 2s2 2p और ये 4 है। अब ये देखो आउटर सेल कौन है इसका, आउटर सेल ये है, ठीक है। तो ये आउटर सेल को कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में कितना एनर्जी लगेगा, ये एनर्जी के बारे में पीरियोडिक टेबल में पढ़ लिए। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, +2। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ये बोथ आर आउटर सेल, केवल ये मत बोल देना ये 4 है, ये दोनों आउटर सेल है। अब आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये गेन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज क्या आएगा, -2, बराबर है। अब इसमें हमें बनाना है फॉर्मूला, तो यहाँ +2 और यहाँ -2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x2 y2, सिंप्लीफाई कर देंगे और x और y हमारा आंसर आ गया। तो फॉर्मूला इस तरह से आप डेवलप करोगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज के जहां तक हम बारे में बात करें तो प्रॉपर्टीज में आयनिक बॉन्ड होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, इसीलिए हम इसमें आइसोमेरिज्म के बारे में बात नहीं करते हैं। मेल्टिंग बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, कोवैलेंट से ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलुबिलिटी पानी के अंदर बहुत ज्यादा होता है। हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में अगर बात करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, तो एक ही एग्जांपल पे हम समझते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब जब इनको पानी में हम मिला देंगे तो ये सारे कंपाउंड को हम पानी में मिलाते हैं, ठीक है। अब लिथियम और सीजियम, हम क्लोरीन नहीं ले रहे हैं, इनको भी पानी में मिला दिया, इनको भी पानी में मिला दिया, जाके टूट गए पानी में। अब ये प्लस है तो इनके चारों तरफ वाटर सराउंडेड होंगे। अब जिसका पावर ज्यादा होगा उसके तरफ वाटर ज्यादा सराउंडेड होगा, यानी कि जिसका साइज कम होगा, साइज कम होगा तो मोर वाटर सराउंडेड, मोर वाटर सराउंडेड। अब इसका साइज थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ कम वाटर सराउंडेड होंगे। और ये मत सोचना कि ज्यादा साइज ज्यादा है तो ज्यादा, नहीं, पावर कम, इसका पावर ज्यादा है, वाटर को अट्रैक्ट करने का पावर ज्यादा है, साइज कम है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसीलिए मोर वाटर सराउंडेड। अब ज्यादा वाटर अगर सराउंडेड होगा तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, यानी जितना ज्यादा वाटर सराउंडेड होगा उतना ही हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। याद रखना, एक ही लाइन है,
एक ही लाइन आपको याद रखना, इसी से 4-5 निकल के आ जाते हैं। अगर साइज छोटा हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो मोर वाटर सराउंडेड, मोर वाटर सराउंडेड। अब देखो इसी से क्वेश्चन सबका आंसर हो जाएगा। कैसे? ध्यान देना यार, जितना ज्यादा वाटर सराउंड होंगे उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा वाटर सराउंडेड होंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना ज्यादा वाटर सराउंड होंगे उतना ही उसका रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगा। हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगा। जितना ही ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस होगा उतना ही उसका मोबिलिटी, यानी पानी के अंदर चलना, इधर से उधर घूमना, आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगा। और जब आयनिक मोबिलिटी कम होगा तो कंडक्टिविटी, इधर से उधर करंट को फ्लो करवाना, क्योंकि करंट को कैरी करके लेके जाएगा वहां पे, तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो ये चार चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का, हम अलग से बात करेंगे। लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी में आपको सिखाया था दो कंडीशन, एक तो साइज लेना है और एक चार्ज लेना है। कब साइज लेना है, कब चार्ज लेना है, वो क्वेश्चन में देख के समझ में आएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि लैटिस एनर्जी, तो ये Q1 Q2 है, Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2। तो इसमें तो हम साइज के बारे में बात ही नहीं, चार्ज के बारे में बात ही नहीं करेंगे। अब बात करेंगे साइज। तो क्लोरीन तो कॉमन है, अब लिथियम छोटा है, तो पैकिंग किसमें अच्छा होगा? पैकिंग इसमें अच्छा होगा, तो लैटिस इसमें ज्यादा होगा। तो साइज और चार्ज चेक करने का, उसमें लैटिस ज्यादा होगा। अब बात रहा थर्मल स्टेबिलिटी, हम पढ़ रहे थे, तो थर्मल स्टेबिलिटी दो तरीके से चेक किया जाता है, एक आयनिक के अकॉर्डिंग, आयनिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग, और एक चेक किया जाता है आपको लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहां सल्फेट हो, सल्फेट हो, फॉस्फेट हो, नाइट्रेट हो, कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, बाइसल्फेट हो, इन सब का जो थर्मल स्टेबिलिटी है, यानी थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट देने के बाद भी वो बॉन्ड टूटे नहीं, तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा। कहां लैटिस चेक करेंगे वो हम बताएंगे। तो मुझे पहले इतना बताओ कि ये सारा पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अभी एग्जांपल्स में मैं तुम्हें समझाया हूं और ये चीजें लॉजिकल है, बराबर क्या? तो सिंपल सिंपल एग्जांपल पे पहले समझने का। स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, फॉर्मूला बनाने आ गया, प्रॉपर्टीज तो थ्योरेटिकल पार्ट है। हाइड्रेशन एनर्जी, जितना साइज छोटा होगा, चाहे केटायन के लिए हो चाहे एनायन के लिए हो, हाइड्रेटेड रेडियस छोटा होगा उतना ही साइज उसका ज्यादा होगा। कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम बात करेंगे। समझ में आ गया नहीं? थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी सल्फेट का, बाइकार्बोनेट का, फॉस्फेट का, इनका ज्यादा होगा। आयनिक के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो लैटिस के अकॉर्डिंग कहां चेक करेंगे? अब लिखो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। अब हमने बोला था आपसे कि लैटिस के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो आप, और आयनिक के, आयनिक स्ट्रेंथ जिसको हम पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, आयनिक के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब लैटिस के अकॉर्डिंग कहां चेक करेंगे? तो देखो लैटिस के अकॉर्डिंग हेलाइड में, यानी हैलोजन के साथ जब चिपका होगा, हैलोजन के साथ। अब ध्यान देना, जैसे लिथियम, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रिविडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड। अब जब ये फ्लोराइड के साथ है या क्लोराइड के साथ है, LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CsCl, सीजियम क्लोराइड। अब इनमें अगर चेक करना है या नाइट्राइड में चेक करना है, बराबर है, जैसे लिथियम नाइट्राइड है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, लिथियम तो बनाते नहीं है और बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल बाकी नहीं बनाता है,
और ये +2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये डायगोनल रिलेशनशिप होता है लिथियम के साथ, तो ये अगर नाइट्राइड बनाता है तो ये भी नाइट्राइड बनाता है। और एल्युमिनियम नाइट्राइड, इनमें अगर चेक करना है नाइट्राइड के बारे में तो हम लाइटिस एनर्जी का हेल्प लेते हैं। तो इसमें लाइटिस एनर्जी किसका ज्यादा है, तो लाइटिस एनर्जी कैसे चेक करेंगे, चार्ज पहले चेक कर लो, Q1 Q2 Q1 Q2, क्या Q1 Q2 तो सब पे एक जैसा दिख रहा है, तो क्या Q1 Q2 डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्या नहीं होगा। तो क्या करेंगे, साइज, किसका साइज छोटा है, सीजियम का या लिथियम का, तो लिथियम का। तो अगर हम बोले लाइटिस एनर्जी किसका ज्यादा है, तो लिथियम फ्लोराइड का, फिर NaF का, फिर KF का, फिर RbF का, फिर CSF का। लाइटिस ज्यादा है तो इनको तोड़ना, मतलब एक कंपैक्ट होंगे। अब बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम नहीं चेक कर रहे हैं, ये बॉन्ड के अकॉर्डिंग नहीं चेक होगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों सर, तो ये ऑब्जर्वेशन लैब में ऑब्जर्व करके देखा गया और इसका लॉजिक लाइटिस के अकॉर्डिंग जा रहा था। बरोबर है क्या, कल भी मैं समझाया था कि इसका रीजन हम लॉजिकली नहीं दे सकते हैं कि ये आयनिक के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। अब इसका हम ये बोल सकते हैं कि ये पहले देखा गया होगा, ऑब्जर्वेशन किया गया होगा, तब कंक्लूजन लिया गया होगा कि लाइटिस के अकॉर्डिंग इसका सीक्वेंस सही बैठ रहा है। आयनिक के अकॉर्डिंग सीक्वेंस सही नहीं बैठ रहा था, क्योंकि आयनिक तो इसमें ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा आयनिक है, तो इसमें आयनिक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। तो लाइटिस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो लाइटिस में थर्मल स्टेबिलिटी, जिसका लाइटिस ज्यादा उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, तो सेम टू सेम आंसर इसका आएगा। तो इनका हम लाइटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो तुम्हें ये चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि सल्फेट का, बाइकार्बोनेट का, उनका, ठीक है। एक ट्रिक भी बताऊंगा आगे चल के। तो अभी पहले हम थोड़ा सा लॉजिकल देखते हैं, फिर ट्रिक बताएंगे कि कैसे तुम ध्यान में रखोगे। सॉल्युबिलिटी में एक ट्रिक बताएंगे, सॉल्युबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें किसमें है, इसमें लाइटिस एनर्जी किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। मालूम है कैसे, +3 -3 +2 -3 +1 -3। अब ये 3 है तो 3 मत ले लेना, तो Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 किसका ज्यादा है, इसका। तो यहां पर हम क्या चेक करेंगे, Q1 Q2 चेक करेंगे। बरोबर है, या हम चेक करेंगे Q1 Q2, साइज नहीं चेक करेंगे। तो लाइटिस एनर्जी भी ज्यादा है और थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। तो हेलाइड में या हेलोजन में और नाइट्राइड में लिख लेना, हेलोजन एंड नाइट्राइड विल बी चेक्ड बाय लाइटिस एनर्जी एंड सल्फेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट विल बी चेक्ड बाय आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। बरोबर है। तो ये रहा हमारा थर्मल स्टेबिलिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं फजांस रूल, तब हम बाद में पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं फजांस रूल। तो पहले हम फजांस रूल पढ़ते हैं, उसके बाद आगे हम सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। तो एक चीज अगर ऐसे देखो तो मैं तुम्हें फजांस रूल पढ़ा दिया हूं, फजांस रूल। तो ये फजांस रूल ऑलरेडी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, ठीक है। देखना कैसे पढ़ाया। पहले एक दो चीज हम जान लेते हैं कि फजांस रूल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फजांस रूल बताता क्या है, क्या डील करता है, किसके बारे में रूल बताया। तो ये बोला कि LiCl आयनिक है, NaCl आयनिक है, KCl आयनिक है, RbCl आयनिक है, CHCl आयनिक है। आयनिक कब बोलेंगे, जब कंप्लीट लॉस और गेन होता है। लेकिन इसने ये बोला कि कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें कि 100% आयोनिक कैरेक्टर हो। कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड नहीं है, यानी इसका डील आयनिक कंपाउंड के लिए होगा, कोवैलेंट के लिए नहीं होगा। आयोनिक कंपाउंड के लिए डील करता था। क्या बोला कि कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड नहीं है जिसमें कि 100% आयनिक कैरेक्टर होगा, ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है। हाँ, क्लोरीन में 100% कोवैलेंट हो सकता है। अब क्यों होगा वो बाद में बताएंगे।
क्या थोड़ा सा मैं बताया भी था, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। सेम एलिमेंट में 100% कोवैलेंट होता है, नहीं कोवैलेंट 100% कोवैलेंट होता है, लेकिन कोई भी आयनिक कंपाउंड में 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है। वही इसका स्टेटमेंट था कि कोई भी आयनिक कंपाउंड के अंदर 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? तो थोड़ा सा हम कोवैलेंट में जाना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनो कोवैलेंट में क्या होता है। अभी मैं तुम्हें क्या किया था, एक एनिमेशन दिखाया था, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, अगर Na+ है और Cl- है, बराबर है, तो Na+ और Cl- एक दूसरे से चिपके रहते हैं, दोनों एटम एक दूसरे से चिपके रहते हैं। लेकिन क्लोरीन के अंदर ये ओवरलैपिंग होता, अभी देखे थे तुम एनिमेशन में, ये कैसे ओवरलैप हो गया था, देखे थे ना, ये ओवरलैप हो गया था। तो आयनिक के अंदर चिपके होते हैं, मतलब टचिंग कंडीशन में होते हैं, टच किए रहते हैं, टचिंग कंडीशन में होते हैं। ध्यान से सुनना। और कोवैलेंट के अंदर ओवरलैप होता है, बरोबर है ना। ये अभी एनिमेशन में दिखाया था तुम लोगों को, बरोबर है क्या? ये अभी एनिमेशन में This is due to its greater amount of reactivity compared to a single bond. For example, with one electron short of the argon configuration, the formation of the chlorine in the pair of electron results from between the positive देखना एक बार फिर से एनिमेशन negative charge. देखना, क्लोरीन वाला, ये अभी क्लोरीन का चल रहा है। Covalent ये bond. देखो कैसे, The covalent atom donates देखो ये NaCl कैसे ओवरलैप किया, ये टच करेगा एक दूसरे को, ओवरलैप नहीं करेगा। बस इस कंसेप्ट को समझना है, फिर आगे हम फजांस रूल को समझते हैं। to the loss of electron. लॉस हुआ है सोडियम का, क्लोरीन ने गेन किया उसको, One electron to achieve तो गेन किया क्लोरीन ने। configuration. अब जाके दोनों बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्रिएट हो गया है, To the addition of one electron. चार्ज क्रिएट हुआ है, प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट। अब देखो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, Held together by the strong देखो बॉन्ड बना, एक टचिंग कंडीशन में होगा, थोड़ा दूर दिखाया है, वो टचिंग कंडीशन में होंगे दोनों एक दूसरे। अब देखो ये कैसे ओवरलैप हुआ है, कोवैलेंट है, ये देखो कोवैलेंट में ओवरलैपिंग हुआ है, ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप हो गए हैं, देखो तब शेयरिंग हुआ है। electronegativities. The electronic configuration of chlorine atom is one electron short of the argon configuration. The formation of the chlorine molecule देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में कैसे ये देखो ओवरलैप हो गया, of electrons हो गया ना ओवरलैप। chlorine atoms, each chlorine atom contributing one electron to the shell. देखो कैसे शेयर हुआ, ओवरलैपिंग हुआ, इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। In the process, both chlorine atoms attain the outer shell octet. रिपल्सन होगा, बट रिपल्सन से ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो रिपल्सन मिनिमाइज कर देंगे। रिपल्सन होता है लेकिन रिपल्सन बहुत कम होता है, ये As Lewis अट्रैक्शन के आगे वो टिकता ही नहीं है, बॉन्ड के आगे वो टिकता ही नहीं है। thus the chlorine atoms are joined by देखो कैसे ज्वाइन हो गया, वो बॉन्ड बन गया है। यहाँ ओवरलैपिंग हुआ है, देखो दो क्लोरीन कैसे ओवरलैप हो गए बॉन्ड बनाए हैं, pair of उनका ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो गए हैं, atoms. तो कैसे ओवरलैपिंग हुआ है, The line between the two atoms. ठीक है। Double bond is formed when तो ये जो है ओवरलैपिंग, तो इसी के कॉन्सेप्ट से हम फजांस रूल आपको समझाएंगे, तो ध्यान से सुनो अब इसको। कोवैलेंट में कैसे ओवरलैपिंग हुआ समझ में आया, इसमें टचिंग किया रहता है। अब इस कॉन्सेप्ट को फजांस ने लाया, उसने कोवैलेंट इसमें बोला कि टचिंग होगा, इसमें बोला ओवरलैपिंग होगा। बोला कि अगर ये टच करेंगे, अगर ये ओवरलैप होंगे तो उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। आयनिक में बोला गया कि टच किया रहता है, तो भजांस ने बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा तो जरूर इसमें ओवरलैप होगा,
थोड़ा सा तो जरूर ओवरलैप होगा, क्योंकि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन है, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और थोड़ा सा ओवरलैप होगा। हम बहुत ज्यादा ओवरलैप के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एरिया जो है ओवरलैप में जाएगा। तो इसीलिए बोला कि जब थोड़ा सा ओवरलैप में जाएगा, ओवरलैपिंग बताता है कोवैलेंट को। ओवरलैपिंग का एक ही मतलब होता है कोवैलेंट। तो इसने जब बोला कि थोड़ा सा ओवरलैपिंग होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ प्रोटॉन है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा एरिया ओवरलैप होगा। तो इस ओवरलैपिंग के वजह से इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, इसीलिए 100% आयनिक नहीं होता है। अगर ये ओवरलैप नहीं होता तो 100% आयनिक माना जाता, लेकिन फजांस ने बोला कि नहीं, थोड़ा सा ओवरलैप होगा, इसीलिए ओवरलैपिंग को बोला जाता है कोवैलेंट। तो जब ओवरलैपिंग होगा तो थोड़ा सा, जब ओवरलैपिंग होने का मतलब थोड़ा सा कोवैलेंट आएगा, इसीलिए 100% आयनिक नहीं बोला गया। हो सकता है कि 99% आयनिक हो, तो 1% कोवैलेंट हो सकता है कि 95% आयनिक हो, तो 5% कोवैलेंट हो, यानी 5% ज्यादा ओवरलैप हुआ है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड नहीं है जो थोड़ा सा ओवरलैप नहीं हुआ है। तो ये ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से समझा रहा है आयनिक स्ट्रेंथ। ये चीज समझ में आ गया? कोवैलेंट में ओवरलैपिंग होता है, जहां ओवरलैपिंग हुआ उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर है। अब ये बोला कि आयनिक के अंदर तुम बोल रहे हो टच किया रहता है, ये ओवरलैप नहीं होता है। ये बोला नहीं नहीं, थोड़ा सा टच किया रहता है, थोड़ा सा ओवरलैप होगा, थोड़ा सा एरिया इसके इधर आएगा, यानी इसमें थोड़ा सा ये ओवरलैप हुआ, ये वाला पार्ट, इसका मतलब ये थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर को दिखाएगा, इसीलिए 100% आयोनिक नहीं होता है। बरोबर है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर फजांस ने ये बोला कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयोनिक कैरेक्टर नहीं होता। इस चीज को लिख लेना। समझ में आया? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग होता है, सम एरिया, कुछ एरिया, सम एरिया आर ओवरलैप, और उस ओवरलैप की वजह से उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। आयनिक नहीं होता कोवैलेंट ही होगा ना। अगर मैं बोला कि 95% आयनिक है, तो 5% क्या होगा? कोवैलेंट, क्योंकि मेनली दो ही बॉन्ड होते हैं, एक आयनिक और एक कोवैलेंट। तो अगर 95% आयनिक है तो 5% क्या है? कोवैलेंट है। तो 5% क्या है? कोवैलेंट है। कोवैलेंट मतलब 5% ओवरलैप हुआ है। तो यहां टचिंग से मतलब है, अगर वो ओवरलैप नहीं होता तो 100% आयनिक होता। तो पहला लाइन तो समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटाऊं कोवैलेंट को, तो फजांस रूल आयनिक के अंदर आता है, कोवैलेंट के अंदर नहीं आता है। क्या बताता है? आयनिक कंपाउंड टच किए रहते हैं। आयनिक कंपाउंड का कंडीशन ये है कि टच करना है, ओवरलैप नहीं करना है। लेकिन ये बोला कि नहीं नहीं, थोड़ा सा ओवरलैप करेगा, थोड़ा सा, क्योंकि ओवरलैप प्लस और माइनस है, तो थोड़ा सा ओवरलैप करने की वजह से थोड़ा सा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। यानी कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता है, उसमें थोड़ा बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो उसी ये कोवैलेंट कैरेक्टर को बताया है। ये चीज समझ में आ गया? अब मैं तुमको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये मेरा रूल है। अगर LiCl है, KCl है, NaCl है, KCl है, RbCl है, CSCl है, बताओ इसमें आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? इसमें आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? CSCl में होगा, होगा ना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। और इसी चीज को फजांस में बता रहा है। वो बताएगा कैसे? मैं बताऊंगा। तो तुम, इसीलिए मैं बोला कि तुम पढ़े हुए हो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया हूं, बस इसके साथ तुम्हें कनेक्ट करना है। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बताया हूं, जो जल्दी से लॉस कर दे और जल्दी से गेन कर ले, उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? इसमें, क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो आयनिक कैरेक्टर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, CSCl, RbCl, KCl, NaCl और LiCl। जब इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मान के चलते हैं 99% आयनिक कैरेक्टर है, 98%, 97%, 96%,
5% आयनिक करेक्टर है, तो कोवैलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा है? 5% इसमें कोवैलेंट है, क्योंकि 5% कोवैलेंट होगा। 4% कोवैलेंट है, 3% कोवैलेंट है, 2% कोवैलेंट है, 1% कोवैलेंट है। तो कोवैलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा होगा? LiCl में, फिर NaCl में, फिर KCl में, फिर RbCl में, और फिर CaCl में। अब इस चीज को देखो कैसे वो बताएगा। इस चीज को हम पहले से जानते हैं, लेकिन इस चीज को देखो फजान से कैसे मैं जोड़ रहा हूं। अब मुझे ध्यान देना, यहां ओवरलैपिंग से लेना देना होगा। अब ध्यान देना यहां पे कैसे इस चीज का आंसर ये भी करेगा। आंसर हम पहले से जानते हैं, जो ये रूल का आंसर है वो हम जानते हैं। LiCl है, ये लिथियम है, और ये Cl है, ये CS है, और ये Cl है। मुझे ये बताओ, अब ये इधर खींचा चला रहा है, तो किसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगा? लिथियम ज्यादा ओवरलैप करवाएगा कि सीजियम ज्यादा ओवरलैप करवाएगा? कौन ज्यादा ओवरलैप करवाएगा? देख के मत बोल देना कि सर सीजियम में तो ज्यादा दिख रहा है। नहीं, मैं जानबूझ के बनाया था। सीजियम में ओवरलैपिंग कम होगा। पूछो क्यों? मत सोचना कि बड़ा साइज है तो ज्यादा। ये इसको खींच, ये तो दोनों कॉमन है। अब हम खींचने वाले हैं, और ये उधर से खींचा चला आ रहा है, ये ऐसे है। अब ये खींचा चला आ रहा है ऐसे, ये अभी टचिंग किए थे, Li और Cl टच किए थे, ये खींच रहा है। तो खींच रहा है तो ये थोड़ा सा इसके तरफ झुकाव देगा ऐसे, ये थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, ये खींचा चलाएगा। अभी खींच रहा है, ये खींचने के बाद क्या होगा? ये अब जाके थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा, ये एरिया ओवरलैप हो जाएगा। अब CS में क्या होगा? ये तो दोनों में कॉमन है। CS के पास इतना अट्रैक्शन नहीं है कि वो खींचेगा ज्यादा। खींचेगा जरूर है, अगर ये टच किया है तो ये खींचेगा, और जब खींचेगा तो इसका बहुत छोटा सा एरिया इसको अंदर आएगा। तो ये सोचना अब कि खींचने वाला होता है और एक खिंचवाने वाला होता है। ये खींचता है अपने अंदर की तरफ, और ये खींचे चला आता है। मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट, यही फजांस का रूल है। एक ही रूल का नाम उसका एक ही लाइन में पढ़ाते हैं, मोर ओवरलैपिंग। मोर ओवरलैपिंग, ये लाइन याद रखना, मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट, यही फजांस का रूल था। तो मुझे बताओ, लिथियम में ओवरलैपिंग ज्यादा हुआ है कि सीजियम में हुआ है? तो तुम बोलोगे लिथियम में हुआ है। तो लिथियम में कोवैलेंट ज्यादा है, मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। तुम्हारा आंसर पहले से आया हुआ है, कोवैलेंट करेक्टर लिथियम में ज्यादा है। इसका आंसर हमने तुम्हें पहले सिखा दिया था, बस उसको हमें जोड़ना था। हम तुम्हें उल्टा सिखाए थे, आयनिक कैरेक्टर निकालना सिखाए थे, और ये कोवैलेंट कैरेक्टर निकालना सिखाता है। फिर सब सुनो, यहां से इसको रिलेट कर देना है। इनमें आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? इसका। तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। जिसमें आयनिक ज्यादा होगा कोवैलेंट क्या होगा? कम होगा। तो कोई भी 100% आयनिक नहीं होता था। पहला चीज, फजांस रूल क्या बोलता है? फजांस रूल ये बोलता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता है, उनमें ओवरलैपिंग होता है, थोड़ा सा होगा ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग आते ही हम कोवैलेंट का नाम दे देते हैं, क्योंकि कोवैलेंट में ओवरलैपिंग ही पढ़ना है। कोवैलेंट में ओवरलैपिंग से स्टार्ट भी होगा, एंड भी ओवरलैपिंग से ही हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग आते ही दिमाग में खटकना चाहिए कि अब LiCl में मैं तुम लोग को आयनिक रेडियस में पढ़ाया कि टच किया रहता है, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, थोड़ा सा टच नहीं, थोड़ा सा ओवरलैप करेगा। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। इसीलिए बोला कि इसका स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता है, इसका स्टेटमेंट है। अब उसको रूल कैसे किया? मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। देखो, अगर तुम्हें
कोवैलेंट निकालना है ना, इस रूल से जो तुम पहले जानते हो ना उसको लिख लो और उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हमें फजांस रूल ही जानना है और उसके अकॉर्डिंग निकालना है, हम इसके अकॉर्डिंग भी अपना आंसर कर सकते हो। तुम आंसर करते आ रहे हो, जरूरी नहीं कि फजांस रूल लगा के ही तुम कोवैलेंट निकालो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें ऑलरेडी सिखा चुका हूं आंसर निकालना, बस उसको जोड़ रहा हूं फजांस रूल से। मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट, तो बताओ लिथियम ज्यादा ओवरलैप करेगा सीजियम, तो हम बोलेंगे लिथियम क्योंकि इसका साइज छोटा है, खींचेगा ज्यादा, तो लिथियम में कोवैलेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारा आंसर हम अपने अकॉर्डिंग भी कर रहे थे और फजांस के रूल के अकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो फजांस रूल कोवैलेंट को बताता है कि कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा है, तो इसमें कोवैलेंट ज्यादा होगा तो आयनिक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कोवैलेंट क्या होगा, कम होगा। मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट, ठीक है। अब बात रहा मोर ओवरलैपिंग, कौन ओवरलैपिंग ज्यादा करवाएगा। तो देखो एक खींचने वाला है और एक खिंचवाने वाला, इधर से खींचता चला आ रहा है, तो इसका साइज क्या होना चाहिए, कम, और इसका साइज क्या होना चाहिए, ज्यादा, क्योंकि खींचने वाला ताकतवर होना चाहिए और उधर से जो खींचा चला रहा है वो छोट, मतलब वो पावरफुल नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है ना, हमें कोई चीज खींचना है तो हम ताकतवर है होना चाहिए, यानी खींचने वाला का साइज कम होना चाहिए और उधर जितना बड़ा होगा उतना ही आसानी से खींचा चला आएगा, तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए। इसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। केटायन जो खींचता है अपने तरफ उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। और ये जो खींचा चला आता है उसको बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी। तो केटायन शुड बी स्मॉल एंड एनायन शुड बी लार्ज, देन मोर ओवरलैपिंग देन मोर कोवैलेंट। यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, केटायन शुड बी, केटायन शुड बी स्मॉल, छोटा होगा तो ज्यादा खींचेगा, तो मोर अट्रैक्शन होगा ना। केटायन शुड बी स्मॉल, छोटा है तो मोर अट्रैक्शन, देन मोर ओवरलैपिंग, और मोर ओवरलैपिंग तो मोर कोवैलेंट, और मोर कोवैलेंट तो इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने को क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर। ये केटायन के रेफरेंस में सबको समझ में आया कि नहीं आया। लिथियम में कोवैलेंट ज्यादा है क्योंकि इसका साइज कम है। केटायन अगर ये कोवैलेंट के बारे में बता रहा है, आयनिक के बारे में नहीं बता रहा, उल्टा हम बोल, केटायन के बारे में बता रहा है। केटायन शुड बी स्मॉल, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, तो कोवैलेंट ज्यादा होगा। कोवैलेंट ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, कौन ज्यादा खींच रहा है। अब बात रहा इसका, अगर मैं बोलूं लिथियम क्लोराइड था, लिथियम आयोडाइड, अब इधर था आयोडीन, तो बताओ क्लोरीन ज्यादा खींच के आएगा कि आयोडीन खींच के आएगा ज्यादा, कौन ज्यादा खींच के आएगा अंदर की तरफ, आयोडीन। तो ओवरलैपिंग किस में ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग किस में ज्यादा होगा, आयोडीन में या क्लोरीन में, आयोडीन में। तो इसलिए मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट, तो इसमें कोवैलेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये खींचा चला आता है तो एनायन क्या होना चाहिए, एनायन शुड बी लार्ज, छोटा रहेगा तो नहीं खींच के आएगा, इसको खींचना है, ये खींच रहा है, एनायन शुड बी लार्ज, लार्ज होगा तो मोर ओवरलैपिंग होगा, मोर ओवरलैपिंग होगा, और मोर ओवरलैपिंग होगा तो मोर कोवैलेंट होगा, मोर कोवैलेंट होगा। और जितना खींचा चला आता है उसको हम पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं तो मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा। ओके, तो पोलराइजिंग पावर आपसे अगर पूछा जाए कि पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है, तो किसका बोलोगे, लिथियम प्लस सोडियम प्लस, पोलराइजिबिलिटी किसका ज्यादा है, आयोडीन माइनस, ब्रोमीन माइनस,
और एक चीज ध्यान देना, ये कोवेलेंट के बारे में हर चीज बताता है। आयनिक अब कोवेलेंट को उल्टा आयनिक ही बोल करना, लेकिन ये फजांस रूल कोवेलेंट को। तो समराइज कर दे रहा हूं मैं इसको, दोबारा नेक्स्ट क्लास में मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है कि एक बार में तुम्हें नहीं समझ में आया हो, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूंगा, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में रिपीट करते हैं। अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इसको, क्योंकि 2 बार रिपीट करने से और थोड़ा समझ में आएगा। नहीं तो कोई और नहीं है, एक ही लाइन है, ओवरलैपिंग ज्यादा है तो कोवेलेंट ज्यादा होगा, और ओवरलैपिंग के लिए सब कहानी बनाया जा रहा है कि किसी में ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। केटाइन छोटा होना चाहिए और एनाइन बड़ा होना चाहिए, तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो उसमें आयनिक कोवेलेंट ज्यादा होगा, कोवेलेंट ज्यादा होगा तो आयनिक कम हो जाएगा। तो आंसर हम ये करते। तो अब नेक्स्ट क्लास में तुम्हें एक बार दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा, ओके, क्योंकि एक बार सबको समराइज कर दूंगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।